अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स। एमफिल उर्दू अदबी रुझानात की असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3। फैज़ की नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग का तज्जिया पेश करना है। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहनुमाई मिलेगी। ये असाइनमेंट मेरे पास मौजूद थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ इसके सवालात। इसके पहले दोनों सवालात मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी बाकी लेक्चर्स में शेयर किए हुए हैं। अंजमन पंजाब नज़म के हवाले से जदीद और जदीद तर नज़म का तकाबली जायज़ा। अब बाकी आखिरी सवाल इसका मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फैज़ अहमद फैज़ की नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग। इसका फ़नी और फ़िक्री तज्ज़िया करेंगे, यानी फ़नी और फ़िक्री लिहाज से इसका हम जायज़ा लेंगे। ये मकबूल तरीन नज़म नक्श फ़रियादी के दूसरे हिस्से की पहली नज़म है और इस लिहाज से ख़ास है कि नक्श फ़रियादी एक ऐसी किताब तस्लीम की गई है जिसने फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की अदबी शनाख्त को एक गैर मामूली पुख्तगी की सिमत माइल किया। उनकी शायरी में जो तग़ज़ल और इनकलाब का संगम नज़र आता है उसका आगाज़ इसी नज़म से हुआ। इस हिस्से का आगाज़ में फ़ैज़ ने निज़ामी का हवाला भी दिया। दिल बफ़रो ख़त्म जाने ख़रीदम, मैंने दिल बेच दिया है और रूह ख़रीद ली है। नज़म का मौजू ही नज़म का निचोड़ है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग का मौजू ये है कि महबूब के साथ अपनी पुरानी मोहब्बत की शिद्दत नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में मोहब्बत के अलावा और भी दुख हैं जिनका सामना करना पड़ता है। ये नज़म इस बात पर ज़ोर देती है कि ज़िंदगी फ़कत एक रिश्ते तक महदूद नहीं, इसके अलावा भी दुनिया में कई तरह की तकालीफ़ हैं जिनका तजर्बा शायर की ज़ाती ज़िंदगी और दुनिया के हालात की तस्वीर कशी करता है। नज़म का फ़िक्री जायज़ा, बाद में हम इसका फ़नी जायज़ा लेंगे। रोमांस से हकीकत तक का सफ़र। नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग को बगौर पढ़ा जाए तो सिर्फ़ एक ही नज़म से अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का संगम है। मसलन इस नज़म में फ़ैज़ अपनी महबूबा से कहते हैं कि मुझसे पहली सी मोहब्बत की शिद्दत मत मांगो, क्योंकि मोहब्बत के अलावा भी ज़िंदगी में बेशुमार मसाइल हैं जिनमें अब मैं उलझ चुका हूँ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत में है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इन अशआर से हमें फ़ैज़ की रोमानवी शायरी का कमाल अंदाज़ा होता है जिस मोहब्बत से वो महबूब के हुस्न और उसकी मोहब्बत मिलने की खुशी को महसूस करते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जब बाद में वतन अज़ीज़ में होने वाले मज़ालिम का सामना करते हैं तो उन्हें वो ख़ुद को और अपनी शायरी को वतन के लिए वक्फ़ करते हुए भी दिखाई देते हैं। जैसे एक शेर है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मोहब्बत ना मिले तो दुख होता है, लेकिन अगर हकीकत की दुनिया में जाएं तो दुनिया में बाकी दुखों के सामने ये दुख बेमानी हैसियत इख्तियार करता हुआ दिखाई देता है। दुनिया को जब फ़ैज़ ने देखा तो दुनिया में तारीक किस्म के हैवानी मज़ालिम ढाए जा रहे थे। यहाँ रेशम व अतलस जैसे कीमती जिस्म गलियों में फ़रोख्त होते नज़र आए। खाक और खून में लुथड़े हुए जिस्म मिले तो शायर अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करते हुए इन मज़लूमों की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसके साथ साथ इंसान की फितरत और ज़ाती सुकून की तलाश और मोहब्बत की कशमकश से मजबूर होकर शायर कभी महबूबा की तरफ भी मुतवज्जे होता हुआ दिखाई देता है। इस नज़म में फ़ैज़ हमें आशिक और मुजाहिद दोनों सूरतों में नज़र आते हैं। दाखिलियत से खारजियत तक का सफ़र।
اس نظم میں فیض داخلیت سے خارجیت تک سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ داخلیت سے مراد دل کی اندرونی کیفیت ہوتی ہے اور خارجیت سے مراد باہر کی دنیا کو بیان کرنا۔ داخلیت میں فیض اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر خارجیت میں وہ وطن عزیز میں ہونے والے مسائل کی طرف دیکھتے ہوئے محبت کو نظر انداز کر کے وطن عزیز کے مسائل کی بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت پسندی۔ رومان اور انقلاب کے علاوہ زندگی کی دوسری قدریں بھی پروان چڑھتی ہیں، وہ یہ کہ رخ محبوب کے سیال تصور کی مثالیت ختم ہونے لگتی ہے۔ نظم کا فنی جائزہ، یعنی اس کے فن کا اب جائزہ لینا ہے۔ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ 3 بندوں پر مشتمل ہے اور یہ نظم کل 20 مصرعوں پر مشتمل ہے۔ یہ پابند نظم ہے۔ یہ خوبصورت نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ سے شروع ہوتی ہے اور اسی مصرعے پر ختم ہوتی ہے۔ ہر بند میں 4 مصرعے اور پھر آخری 2 مصرعے اور چوتھا بند، ہر بند میں مصرعوں کی تعداد مختلف ہو جاتی ہے۔ سادہ انداز بیان۔ نظم کا انداز بیان خوبصورت مگر آسان اور سادہ ہے کہ پڑھتے ہی بآسانی نظم کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مفہوم تلاش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ترتیب الفاظ یا الفاظ کا چناؤ۔ فیض نے الفاظ کا چناؤ بہت نفاست سے کیا ہے کہ ہر مصرعے میں موجود الفاظ اس مصرعے میں ایک دم فٹ محسوس ہوتے ہیں، جیسے محبوب کے ملنے کی خوشی سے حیات درخشاں ہونا، صورت اور بہاروں کا تصور اور ریشم و اطلس کے الفاظ کا حسین استعمال۔ جذبات نگاری۔ نظم کو پڑھیں تو وطن عزیز میں ہونے والے ظلم سے جذبات ایک دم افسردہ محسوس ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ واقعی دوسروں کے لیے آواز اٹھانا ہی اپنی ذاتی خوشی سے زیادہ ضروری ہے۔ حسن انداز تحریر۔ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے۔ یہ شعر اساسی طور پر ایک نعرہ ہے مگر شاعر نے اسے نعرے کی حیثیت سے ہٹا کر جمالیاتی پہلو میں بیان کیا ہے۔ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ وطن میں بے شمار مسائل ہیں جو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، مگر میں کیا کروں اے محبوب، تو اس قدر خوبصورت ہے کہ کبھی کبھی تمام تر مسائل کے باوجود میری نگاہ تیری طرف بھی متوجہ ہو جاتی ہے۔ فیض کی اس ایک نظم میں رومان اور انقلاب کے سنگم کے ساتھ ساتھ انسان کی فطرت کی بھی بہترین انداز میں عکاسی کی گئی ہے۔ آئی ہوپ یہ سوال بھی آپ کو آسانی سے یاد ہو چکا ہوگا یا سمجھ آ چکا ہوگا۔ یہ پوری اسائنمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی۔ باقی مضامین، باقی کتابوں کی اسائنمنٹس بھی میں آپ کے ساتھ جیسے ہی فرصت ملتی ہے شیئر کروں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔